हेलो डॉक्टर्स, तो हमने न्यू रिसर्च सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमारा इसका टॉपिक है इटियोलॉजी ऑफ कैंसर या फिर इटियोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, यानी कि बेसिकली हम आज कैंसर की कॉज डिस्कस करेंगे या फिर न्यूक्लियस की कॉज डिस्कस करेंगे। तो कैंसर के जो कॉज होता है वो बेसिकली थ्री होते हैं: रेडिएशंस, केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। बेसिकली हम इनके बारे में डिटेल पे डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे ये कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं वो हमारी सेल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और कैसे ये एक नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव एजेंट है वो है रेडिएशंस। तो हम रेडिएशंस कार्सिनोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। रेडिएशंस बेसिकली दो तरह की होती हैं। वन इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड अनदर इज आयनाइजिंग रेडिएशन। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको इनके नाम से पता पड़ जाएगा। जैसा कि नाम है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, तो ये रेडिएशन जो होती है वो लेस एनर्जी वाली रेडिएशन होती है। इनके पास एनर्जी कब होती है, इसलिए ये एटम को आयनाइज नहीं कर सकती हैं। जबकि आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं। इनके अंदर हाई एनर्जी होती है तो ये एटम को आयनाइज कर सकती हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल जो होता है वो द अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस बेसिकली तीन तरह की होती है: यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। अब इसमें से यूवी बी है, ये वाली जो होती है वो हमारी हार्मफुल होती है। आप याद कर सकते रखेंगे बी फॉर बैड। तो बी वाली जो होती है वो हमारे बैड होती है बिकॉज इट कॉज स्किन कैंसर। एंड इन स्किन कैंसर इट कॉज बेसल सेल कार्सिनोमा इन द स्किन एंड द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इन द स्किन. So this was all about the non-ionizing radiations. Now we will discuss about the ionizing radiations. तो ionizing radiation के एग्जाम्पल है एक्सरेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एक्सेट्रा। ठीक है, और ionizing रेडिएशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बेस्ड चीजें हम डिस्कस करेंगे विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द नीट पीजी पर्सपेक्टिव। ionizing रेडिएशन से होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर, तो उसका नाम है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। यानी इन आयनाइजिंग रेडिएशन से होने वाला मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो क्या है? एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया है। इन आयनाइजिंग रेडिएशन से होने वाला थायराइड कैंसर, मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर, तो वो है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। एक ऐसा ल्यूकेमिया, नेक्स्ट जो बात हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि एक ऐसा ल्यूकेमिया जो आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से नहीं होता है, तो उसका नाम है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो बेसिकली ये कुछ टेक्स्ट थी जो एमसीक्यू बेस्ड आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट कार्सिनोजेनेसिस के बारे में, दैट इज केमिकल कार्सिनोजेनेसिस एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। केमिकल कार्सिनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो केमिकल्स हैं वो क्या करेंगे? कैंसर कॉज करेंगे। इसकी अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें कि कैसे पता चला कि कोई केमिकल कैंसर कॉज कर सकता है, तो एक साइंटिस्ट है सर पर्सिवल पॉट, इन्होंने देखा था कि जो चिमनी वर्कर्स होते हैं उनके अंदर स्क्रोटल कैंसर देखने को मिलता है। वही उन्हीं के अंदर देखने को मिल रहा था जो चिमनी वर्क कर रहे थे इन दैट पार्टिकुलर एरिया। तो यानी कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई केमिकल है जो इन चिमनी से जा रहा है उस पर्सन के अंदर और उसको क्या कर रहा है? स्क्रोटल कैंसर कॉज कर रहा है। एक और साइंटिस्ट है डॉक्टर जॉन हिल, इन्होंने देखा कि जो लोग तम्बाकू स्नफ करते हैं उनके अंदर नेशनल कैंसर देखने को मिल रहा है। यानी उस तम्बाकू में से कुछ केमिकल है जो उनकी बॉडी में जा रहा है, नेजल कैविटी में जा रहा है और वहां पे जाके कैंसर कॉज कर रहा है। जापान के दो साइंटिस्ट थे यामाजीवा एंड इचिगावा, इन्होंने क्या काम किया? एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने रैबिट जो था उसके ईयर्स पे क्या किया? कोल तार का टॉपिकल एप्लीकेशन किया। कोल तार को रैबिट के ईयर पे अप्लाइड किया। तो इन्होंने देखा कि उस रैबिट के ईयर पे आपको क्या देखने को मिला? इसके ऊपर सेल कार्सिनोमा देखने को मिला। तो यहाँ से इन्होंने फर्स्ट टाइम ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो केमिकल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब बेसिकली हमें ये जानना है कौन सा केमिकल कैंसर कॉज कर सकता है और कौन सा केमिकल कैंसर कॉज नहीं कर सकता है। ये कैसे टेस्ट करेंगे? कैसे पता पड़ेगा कि कोई केमिकल कैंसर कॉज करेगा या नहीं करेगा? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एमिस टेस्ट। क्या बोलता है? एमिस टेस्ट। एमिस टेस्ट क्यों किया जाता है? टू नो द म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ऑफ अ केमिकल। किसी केमिकल का म्यूटाजेनिक पोटेंशियल क्या है, वो सेल में जाके कैसे म्यूटेशन कर सकता है, उसका कैसे कैंसर कॉज कर सकता है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है, उसको हम इस एमिस टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। तो एमिस टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो उसके लिए आप क्या लेते हैं? साल्मोनेला स्ट्रेन लेते हैं। बैक्टीरिया है साल्मोनेला, उसको लेते हैं और उसको वो वाला स्ट्रेन लेते हैं जिसको ग्रो करने के लिए स्टडी नाम की अमीनो एसिड जरूरत पड़ती है। यानी हमने क्या किया? हमने साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया लिया है, लेकिन वो साल्मोनेला बैक्टीरिया का वो वाला स्ट्रेन लिया है जिसको स्टडी अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब साल्मोनेला स्ट्रेन को हम क्या करते हैं? एक प्लेट पे ग्रो करते हैं और उस प्लेट पे ग्रो करते हैं जो जिसमें मीडियम जो है उस मीडियम के अंदर जो स्टडीन है वो मिनिमम अमाउंट में है। मैंने आपको बताया था कि इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए स्टडीन चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो स्टडीन है वो कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा?
कि जो साल्मोनेला होगा वो ग्रो नहीं करेगा, नियर बाई एब्सेंट रहेगा, बहुत ही रेयर कॉलोनीज बनेंगी, 1 या 2 कॉलोनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, बाकी साल्मोनेला की यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है। अब शिमला हमने एक और बार परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, इस बार हमने क्या किया है कि साल्मोनेला स्ट्रेन लिया है, इसको हमने एक प्लेट में ग्रो कराया है, लेकिन जब प्लेट में ग्रो कराया तो हमने इसके अंदर कुछ डाला है। हमने क्या डाला है, इसके अंदर वो केमिकल डाला है जिसके अंदर म्यूटेशन करने का पोटेंशियल है, जिसके अंदर सेल के अंदर म्यूटेशन करने का पोटेंशियल है, सेल के अंदर कैंसर कोज करने का पोटेंशियल है। तो हमने वो वाला पॉसिबल केमिकल म्यूटेशन हमने इसमें डाला है, ठीक है, इस प्लेट में विद द साल्मोनेला स्ट्रेन। हमने जब ये डाला तो हमने ये देखा कि इस वाले पॉट में जो साल्मोनेला है वो अच्छे से ग्रो किया है, तो उसमें बहुत सारी कॉलोनीज इसकी फॉर्म हुई हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है कि यहाँ पे नहीं हुई थी और यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनी फॉर्म हुई है? बेसिकली जो केमिकल आपने डाला था उस केमिकल ने क्या किया कि साल्मोनेला स्ट्रेन के अंदर क्या किया, म्यूटेशन किया। साल्मोनेला स्ट्रेन के अंदर क्या किया, म्यूटेशन किया, और म्यूटेशन करके इस साल्मोनेला के अंदर वो कैपेसिटी जनरेट कर दी कि वो आपको खुद से ही हिस्टाडीन बना सकता है, वो खुद से ही हिस्टाडीन बना सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे उसने कोई हिस्टाडीन बना लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे साल्मोनेला की अच्छे से ग्रोथ हुई है, और यहाँ वो इंडिपेंडेंटली ग्रो किया है, भले ही मीडियम के अंदर स्टडी नहीं था। डिफरेंस क्या है, इस भी मीडियम में स्टडी नहीं था, इस भी मीडियम में स्टडी नहीं था। जहाँ ये ग्रो नहीं किया, जहाँ ये ग्रो किया है, रीजन यहाँ हमने एक केमिकल मिला दिया था, एक ऐसा म्यूटेशन मिला दिया था, केमिकल मिला दिया था, जिस केमिकल ने इस साल्मोनेला स्ट्रेन के अंदर जाके क्या किया, म्यूटेशन किया, और म्यूटेशन करके ऐसा म्यूटेशन किया कि इसको कैपेबल बना दिया कि अपनी स्टडी खुद बना ली, मीडियम पर डिपेंड ना रहे। तो इस साल्मोनेला ने अपनी स्टडी खुद बना ली और ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर गया। यानी इस म्यूटेशन के अंदर म्यूटेशन करने की कैपेबिलिटी थी, यानी कैंसर कॉज करने की कैपेसिटी थी। इतनी बात समझ में आ रही? तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे म्यूटेशन पोटेंशियल ऑफ कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल को डिस्कस करेंगे जो कैंसर कॉज करते हैं। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एल्कोहल। तो एल्कोहल कॉजेज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ऑरोफैरिंक्स कैंसर एंड लैरिंक्स कैंसर। एस्बेस्टस कॉज लंग फीवर, in lung fever it causes adenocarcinoma of lung and mesothelioma of the lung. Asbestos also causes head and neck fever. तंबाकू की बात करें तो आप मूवी देखने जाते हैं तो आपने मुकेश की कहानी सुनी होगी, इट कॉज ओरल कैंसर, इट कॉज लंग कैंसर एंड इट कॉज रीनल सेल कार्सिनोमा, यानी किडनी के अंदर भी कैंसर होता है ड्यू टू द टोमेटो। अच्छा, अब हम बात करें एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन में कॉज एंडोमेट्रियल कैंसर, पोसिटी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनके इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अगर हम बात करें बेंजीन, तो बेंजीन के यूज होने से हमारी बॉडी में जाने से क्या हो सकता है, एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया हो सकता है। वही बेंजाइडिन की वजह से क्या हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, बेंजीन की वजह से होता है एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया और बेंजाइडिन की वजह से होता है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। तो दिस वर सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स व्हिच कॉज कैंसर। एक और इंपॉर्टेंट केमिकल है जिस जो है DES, ठीक है, दिस इज डाइएथाइल स्टिलबेस्ट्रोल। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक हार्मोनल प्रिपरेशन की जाती है प्रेग्नेंट मदर के लिए की जाती है, ताकि प्रेग्नेंट मदर के अंदर क्या हो सके, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सके। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि जब DES दिया गया प्रेग्नेंट मदर को, उस प्रेग्नेंट मदर को अगर मान लीजिए गर्ल पैदा हुई है, गर्ल चाइल्ड पैदा हुई है, तो उस गर्ल चाइल्ड के अंदर हमको क्लियर सेल ट्यूमर ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट देखने को मिला। यानी उस जो लड़की पैदा हुई है, जो बच्ची पैदा हुई है, उसके जेनिटल ट्रैक्ट में हमको ट्यूमर देखने को मिला, उसके यूटेरस सर्विक्स वेजाइना यानी जो जेनिटल ट्रैक्ट था उसमें हमको क्या देखने को मिला, ट्यूमर देखने को मिला। तो ऐसी डॉटर्स को हम बोलते हैं DES डॉटर, ठीक है। अब डॉटर्स के बारे में बता दिया तो सन के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज को अगर पेस्टिसाइड से एक्सपोज कर दिया जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर लड़का पैदा हुआ है तो उस लड़के के अंदर टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने लड़कों के लिए बता दिया। किसको क्या बोल सकते हो, पेस्टिसाइड सन बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ हमने क्या बताया कि रिपीट करते हैं, अगर DES किसी प्रेग्नेंट लेडी को दिया गया है और उसके लड़की पैदा हुई है तो ये चांसेस है कि उसको क्लियर सेल ट्यूमर ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट हो सकता है। अगर होता है तो उसको हम DES डॉटर बोलते हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को पेस्टिसाइड से एक्सपोज किया है और उसके अगर सन पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उसको टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम मेटल्स व्हिच कॉजेस कैंसर। सो first is cadmium. Cadmium causes prostate cancer, and now chromium, nickel, cobalt and radon they correctly cause lung cancer. इसको ट्रिक कैसे आप करेंगे, CNC बिस्कुट आता है तो उसके से आप कर सकते हैं CNC डॉन। CNC मतलब C फॉर क्रोमियम, N फॉर निकल, C फॉर कोबाल्ट, CNC डॉन मतलब रेडॉन।
दिस CNC don't causes lung cancer. Now vinyl chloride जो कि PVC प्लास्टिक होती है, आर्सेनिक जो हमारे पेस्टिसाइड्स में प्रेजेंट होता है, थोरोट्रास्ट क्या होती है, थोड़ी भी ड्राई होती है, ये क्या करती है, एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर। तो ये क्या करते हैं, एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इस्केमिक इवेंट्स इन द केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, यानी हम वो मैकेनिज्म समझाएंगे कि कैसे कोई केमिकल कैंसर कॉज कर सकता है। यानी बेसिकली केमिकल कार्सिनोजेनेसिस का हम क्या समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे। तो ये बेसिकली मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें 2 स्टेप भी ब्रॉड होते हैं। ब्रॉडली इसमें 2 मेन स्टेप होते हैं, ये होता है इनिशिएशन, ठीक है, और दूसरा होता है प्रमोशन। एक होता है इनिशिएशन और दूसरा होता है प्रमोशन, तो 2 मेन स्टेप है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले इनिशिएशन से। तो इनिशिएशन कैसे होगा, जब वो कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होगा, कार्सिनोजेनिक एजेंट होगा, उसकी सफिशिएंट आपकी बॉडी में उसकी सफिशिएंट डोज आपकी बॉडी में जाएगी। वही कार्सिनोजेनिक एजेंट की सफिशिएंट डोज जब आपकी बॉडी में जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनिशिएशन हो जाएगा। बेसिकली जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रोपैरेस होते हैं, यानी इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होते हैं। तो ये अपने लिए क्या सर्च करते हैं, न्यूक्लियोफाइल सर्च करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है किसकी तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ भागेगा। और इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है, डीएनए एंड आरएनए। तो बेसिकली ये जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं ये किस पर अटैक करना चाहते हैं, हमारे डीएनए और आरएनए पे, क्योंकि ये खुद कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो उन पे जाके अटैक करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो कार्सिनोजेंस होते हैं जब भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो पहले हमको हमारी जो बॉडी में किडनी होती है वो इनको क्या करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अब जो ये कार्सिनोजेंस होते हैं ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्टली एक्टिंग कार्सिनोजन एंड दूसरा होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग कार्सिनोजन। जो डायरेक्टली एक्टिंग कार्सिनोजन जो होते हैं इनको किसी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती अपना इफेक्ट शो करने में, ये अकेले काबिल होते हैं कि जाके बॉडी में कैंसर कॉज कर सकते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्टली एक्टिंग कार्सिनोजन जो होते हैं इनको मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। जब इनको मेटाबॉलिकली एक्टिवेट किया जाता है इन द लिवर तब जाके ये कार्सिनोजन की तरफ बिहेव करते हैं। तो अल्टीमेटली कार्सिनोजन जो होंगे वो किस पे जाके अटैक करेंगे, हमारे जेनेटिक मटेरियल पे जाके अटैक करेंगे, हमारे डीएनए आरएनए पे जाके अटैक करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और हमारे जो डीएनए जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, अब हमारा डीएनए इन्होंने डैमेज किया तो हमारी बॉडी जो होगी वो डीएनए को रिपेयर करना चाहेगी। अगर वो हमारी बॉडी को रिपेयर कर लेगी तो हमारी जो बॉडी की सेल होगी वो वापस किस स्टेट में चली जाएगी, नॉर्मल सेल। अगर हमारा डीएनए डैमेज हुआ और वो रिपेयर हो गया तो हमारी सेल कैसे होगी, वापस नॉर्मल सेल होगी। लेकिन अगर मान लीजिए डैमेज डीएनए सही नहीं हुआ तो हमारी बॉडी चाहेगी कि इस सेल को किल कर दिया जाए, क्योंकि हमारी बॉडी कोई भी ऐसी सेल को नहीं रखना चाहेगी जिसका जेनेटिक मटेरियल बेकार है, डिसरप्टेड है, डैमेज्ड है। तो इसलिए हमारी बॉडी चाहेगी कि उस सेल को किल कर दिया जाए, उस टाइप ऑफ प्रोसेस करा दिया जाए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से ना तो हमारा डीएनए रिपेयर हो पा रहा है और ना ही उसकी सेल डेथ हो पा रही है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो अगर P53 जीन वर्क ना करे, क्या ना करे, ये P53 जीन वर्क ना करे तो ना तो डीएनए रिपेयर होगा ना उस सेल की डेथ। तो ऐसा कोई कंडीशन बन जाए या कोई अदर कंडीशन हो जिसमें ना तो डीएनए रिपेयर हो पाए ना तो प्रोसेस हो पाए, तो क्या होगा, इन सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, इनके जो डीएनए है इन सेल्स के डीएनए के अंदर क्या हो जाएगा, परमानेंट लीजन हो जाएगा, यानी डीएनए के अंदर क्या हो जाएगा, परमानेंट लीजन हो जाएगा। तो ये तो था इनिशिएशन, क्या था, इनिशिएशन, यहाँ पे था इनिशिएशन। और नेक्स्ट स्टेज क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होगा कि ये जो सेल है, ये जो सेल है, इसका डीएनए क्या है, म्यूटेटेड है, डीएनए क्या है, म्यूटेटेड है। ये सेल्स क्या करेंगी, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेंगे। सेल डिवीजन तो करेंगी, बहुत सारी सेल्स तो बनेंगी, लेकिन जो बहुत सारी सेल्स बन रही हैं इनके अंदर डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है, जब स्टेम सेल्स डिवाइड करती हैं तो जो सेल्स बनती हैं वो डिफरेंशिएशन परफॉर्म करके डिफरेंट टिश्यू को फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है या प्रॉपर्ली डिफरेंशिएशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन ट्यूमर सेल्स का एक मास क्रिएट हो जा रहा है जिसको हम बोलते हैं प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन। तो एक प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन बनके तैयार हो रहा है। फिर इस प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन के अंदर भी क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड रैपिड सेल डिवीजन हो रहे हैं और साथ ही साथ एडिशनल म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन होता है वो अब एक परमानेंट ट्यूमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस वाज द इवेंट्स इन द केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। तो ये हमने डिस्कस किया केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में कि कैसे माइक्रोब्स जो होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं। तो माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, हम फंजाई की बात करेंगे, हम पैरासाइट्स की बात करेंगे, लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वायरस कि कैसे ये सारे लोग मिलकर कैंसर कॉज करते हैं।
सबसे पहले बैक्टीरिया से बात स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया जो बहुत फेमस है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो आपने ये सुना है कि ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है, ये गैस्ट्राइटिस कॉज करता है और पेप्टिक अल्सर डिसीज कॉज करता है, लेकिन ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। ये कॉज कर सकता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा एंड इट कैन आल्सो कॉज गैस्ट्रिक मांटोमा या लिम्फोमा। अब कैसे गैस्ट्रिक कैंसर कैसे कॉज कर सकता है ये? तो जो स्टमक में जो एपिथेलियल सेल्स जो होती है, उनकी जो प्रोलिफरेशन स्पीड होती है उसको बढ़ा देता है इन द बैकग्राउंड ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया, नॉट डिस्कसिंग अबाउट द फंगस। तो एक फंगस है एस्परजिलस फ्लेवस, जो कि जनरली आपको ग्राउंडनट पीनट वगैरह में देखने को मिलती है। इट कॉजेज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी हमारे लिवर के अंदर कैंसर कॉज करती है। अब लिवर के अंदर ये कैसे कॉज करती है? तो जो एस्परजिलस फ्लेवस है, ये केमिकल टॉक्सिन रिलीज करती है। उस टॉक्सिन का नाम है अल्फा टॉक्सिन। ये अल्फा टॉक्सिन क्या करता है? जो हमारा P53 जीन है, उसका कोडोन नंबर 249 उस पर क्या कर देता है? म्यूटेशन कर देता है, जिसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंगस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरासिटिक कैंसर। पैरासाइट्स कौन से कैंसर कॉज करते हैं? तो पैरासाइट है सिस्टोमा हेमेटोबियम, इट कॉज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसमें खास बात क्या है कि आप जानते हैं कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें जो एपिथेलियम पाई जाती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है, लेकिन जो कैंसर हो रहा है वो हो रहा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो ऐसा कैसे? जब उसके अंदर ये स्क्वेमस एपिथेलियम होता ही नहीं, तो उसके अंदर कैंसर कैसे पॉज हो गया ये वाला? तो बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है बाय द मेटाप्लेसिया, इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्क्वेमस एपिथेलियम, और फिर स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है? कैंसर कॉज होता है, देन इट कॉज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। एक और पैरासाइट है जिसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रोनोर्किस और ओपिस्टोर्किस, इट कॉज कोलेंजियोकार्सिनोमा। So we have discussed about the parasite. Now we will discuss about the last, that is viral, by the virus. तो बेसिकली दो वायरस इंपोर्टेंट, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। ये तो आपको मोस्ट कॉमनली पता ही होगा कि क्या कॉज करेंगे। ऑब्वियसली लिवर कैंसर कॉज करेंगे, देन इट कॉज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कैसे कॉज करेंगे? तो इन वायरसेस के पास एक जीन होता है जिसको बोलते हैं HBS जीन, उसकी हेल्प से ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करते हैं। Now discussing about HHV8. What is this HHV8? This is human herpes virus 8. क्या कॉज करता है? इट कॉज कापोसी सार्कोमा, इट कॉज प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा एंड इट आल्सो कॉज द कास्टलबेंस डिसीज। कास्टलबेंस डिसीज एक कैंसर तो नहीं है, बट इट इज अ लिम्फेडिनोपैथी, यानी कि ये लिम्फ नोड का एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? इंसान को फीवर आता है, वेट लॉस होता है और नाइट स्वेटिंग भी होती है। कास्टलबेंस डिसीज बेसिकली दो तरह की होती है, हाइपरवास्कुलर टाइप एंड क्लाइमेक्सल टाइप। हाइपरवास्कुलर टाइप में बेसिकली क्या होता है? जो आपके जो लिम्फ नोड है उसमें जो लिम्फोइड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इस तरीके से ऑनियन पील लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती हैं, ठीक है? इस तरीके से दे अरेंज इनटू द ऑनियन पील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? और इसमें क्या होता है? ब्लड की सप्लाई भी होती है। तो जब ब्लड की सप्लाई होती है तो इस तरीके से इसमें क्या होती है? ब्लड की सप्लाई भी होती है। तो बेसिकली आपको कैसी अपीयरेंस देता है? इट गिव्स लाइक लॉलीपॉप फॉलिकल अपीयरेंस, ठीक है? इन द केस ऑफ हाइपरवास्कुलर टाइप ऑफ द कास्टलबेंस डिसीज। Now discussing about the next virus, that is HTLV1. HTLV1 का फुल नेम क्या है? It is human T cell leukemia lymphoma virus. क्या कॉज करेगा? आप नाम से ही मैच कर सकते हैं। It causes ATLM. It causes adult T cell leukemia lymphoma, which is a cancer. इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि इस कैंसर में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो टर्न इनटू द क्लाउड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए सेल होती है वो हमको क्लाउड लीफ लाइक दिखती है। So we say that cloud leaf-like cells are seen in the human T cell leukemia lymphoma. Now discussing about the next virus that is most important and most common, that is HPV, human papilloma virus. Basically, it is of two types: low risk human papilloma virus and the high risk human papilloma virus. तो low risk human papilloma virus होते हैं, basically they are HPV 6 and 11. They cause warts. Warts are not cancers, okay? तो which part it cause? It cause condyloma ecumenicum. जबकि हम बात करें IPV हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ये होते हैं HPV 16 एंड HPV 18. इट कॉजेज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कहाँ कॉज करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा? इन द सर्विक्स, पेनाइल, एनाल, इजोपेरिस एंड लेरिस रीजन। टॉकिंग अबाउट द लास्ट वायरस, that is EBV virus, that is EBV full form Epstein-Barr virus. It causes carcinoma as well as sarcoma. In carcinoma, it causes nasopharyngeal carcinoma and the gastric cancer, which is more common. In sarcoma, it causes leiomyosarcoma, and it causes smooth muscle cancer. So this was all about the etiology of neoplasia. Thank you and have a nice day.